हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। उसके पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन, ताकि हम लोग समझ पाएँ अच्छे से स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को। ठीक है, तो इस लेक्चर में पहले हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। हमारे पास डेटा गिवन है कि कोई फ्रेम साइज है 1000 बिट्स, ठीक है, और राउंड ट्रिप टाइम गिवन है 20 मिली सेकेंड, और बैंडविड्थ गिवन है 1 मेगा बिट्स पर सेकेंड। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन यूजिंग स्टॉप एंड वेट ARQ, विच बेसिकली मीन्स इफिशियंसी निकालो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि इम्प्रूवमेंट इन परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन इफ 14 फ्रेम्स आर सेंट बिफोर रिसीविंग ACK। तो मतलब इम्प्रूवमेंट निकालो, मतलब इफिशियंसी में कितना इम्प्रूवमेंट आएगा अगर स्टॉप एंड वेट ARQ में हम एक फ्रेम भेजने के बाद वेट करने की बजाय 14 फ्रेम भेज के वेट करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी फ्रेम मस्ट बी सेंट बाय सेंडर सो दैट इट नेवर रिमेन्स आइडल, या इसे दूसरी भाषा में कहो तो नंबर ऑफ फ्रेम शुड बी सेंट बिफोर रिसीविंग ACK फॉर 100% यूटिलाइजेशन। तो क्वेश्चन 2 में अगर हमने 14 फ्रेम भेजे थे तो कुछ परसेंट इफिशियंसी हमारी इंक्रीज हुई थी, तो वही पूछ रहा है कि कितने फ्रेम्स भेज के मतलब वेट करें कि हमारी यूटिलाइजेशन 100% हो, मतलब बेसिकली हमारा कोई वेट टाइम आए ही ना। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन है कि अगर 100% यूटिलाइजेशन है तो उसके लिए जो सीक्वेंस नंबरिंग, जितने नंबर ऑफ पैकेट्स को हमें सीक्वेंस करना पड़ेगा ना, सर्टेन नंबर ऑफ, तो उन नंबर ऑफ पैकेट्स को सीक्वेंस करने के लिए कितनी बिट्स की सीक्वेंस फील्ड रिक्वायर्ड होगी हमारे लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं। तो इफिशियंसी का हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, 1/1 + 2a वेयर a इक्वल्स टू TP/TT। अगर मैं अदर वर्ड में इसे लिख दूँ सीधे सीधे तो TT/TT + 2TP। ठीक, तो हमें RTT पता है जो कि राउंड ट्रिप टाइम है, वो बेसिकली होता क्या है, 2TP होता है। ठीक है, तो RTT कितना था, 20 मिली सेकेंड था। ठीक, इक्वल्स टू 2TP, तो हमारा यहाँ से TP आ गया जो कि आया है 10 मिली सेकेंड। अब इसके बाद हमें पता करना है ट्रांसमिशन टाइम, जो कि क्या होता है, पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ। पैकेट साइज हमें 1000 बिट्स गिवन है, और बैंडविड्थ कितनी गिवन है, 1 मेगा बिट पर सेकेंड, यानी 1 × 10⁶। तो हमारा ट्रांसमिशन टाइम क्या निकल के आएगा, 1 मिली सेकेंड। अब एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारी इफिशियंसी जो निकल के आ जाएगी वो 1/21, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5% होगी। सेकेंड केस क्या कह रहा है कि हम एक फ्रेम भेजने की बजाय, एक फ्रेम भेज के वेट करने की बजाय 14 फ्रेम्स भेज रहे हैं, तब हमारे पास इफिशियंसी क्या आएगी। ठीक है, तो मैं अगर इफिशियंसी कैलकुलेट करूं तो अब हमारे पास यूज़फुल टाइम है, फॉर्मूला अगेन यूज़फुल टाइम अपॉन टोटल टाइम या साइकिल टाइम, जो चाहे बोल लो। अब यूज़फुल टाइम क्या है, एक फ्रेम के लिए TT था, हमने 14 फ्रेम भेजे हैं तो यानी 14 TT हो गया हमारा यूज़फुल टाइम। टोटल टाइम क्या आया, 14 TT प्लस हर फ्रेम का जो वो 2TP था। ठीक, मतलब हमने 14 फ्रेम ऐसे कॉन्टिन्यूस भेजे हैं, और ये इसी के आने का जो पूरा राउंड ट्रिप टाइम है बेसिकली 2TP। वैल्यू पुट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे TP गलत लिख दिया है, और शायद पहले भी नहीं, पहले मैंने सही यूज़ किया है। TP यहाँ पे 10 होगा, ठीक है, तो ये 20 होगा। और हमारी इफिशियंसी जो निकल के आएगी, तो जो हमारी इफिशियंसी निकल के आई है 0.41 है, विच बेसिकली मीन्स 41%। ठीक, तो एक चीज़ हम यहाँ से नोटिस कर सकते हैं कि जब हम ज़्यादा फ्रेम्स भेज के यहाँ पे वेट कर रहे थे तो हमारी इफिशियंसी इंक्रीज कर गई है। अगर हम इसको विजुलाइज करें अगर, तो कैसे है, अगर हम एक फ्रेम भेज के वेट कर रहे हैं, ठीक, मैंने एक फ्रेम भेजा, कुछ TT टाइम लिया फ्रेम भेजने के लिए, ठीक,
फ्रेम गया, उसके बाद हम करते क्या थे, ये राउंड ट्रिप जो टाइम होता था 2 TP, इतने टाइम तक वेट करते थे। देन हमारी ये CK आएगी तो हमारा यूजफुल टाइम इतना होता था, वहीं ये टाइम हमारा वेस्ट होता था, 2 TP हम वेट करते रह गए बैठ के, ठीक है। अब हमने जब फ्रेम नंबर्स अपने बढ़ा दिए हैं, ये कुछ टाइम कंज्यूम हुआ TT पहले फ्रेम के लिए, फिर ऐसे ही सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए एंड सो ऑन, और ये 14th फ्रेम के लिए हुआ, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो यूटिलाइजेशन टाइम था वो बढ़ रहा है, और जबकि पहले फ्रेम की जो ACK आनी है, कॉन्सेप्ट क्या था कि हम वेट कब तक का करते हैं कि पहले फ्रेम की ACK आ जाए हमारे पास, ठीक है। तो पहले फ्रेम की ACK तो अगेन वही 2 TP टाइम के बाद ही आनी है हमारे पास। तो हमारा जो वेट टाइम था वो देखो रिड्यूस हो रहा है, मतलब हमारा यूटिलाइजेशन टाइम देखो इंक्रीज हो गया और ये रिड्यूस हो गया है। ये देखो यहाँ पे काफ़ी हद तक पूरे 2 TP टाइम ही हमने वेट किया था। अब यहाँ पे नोटिस करो हमने पूरे 2 TP टाइम नहीं मतलब यहाँ पे वेस्ट किए हैं। अगर 2 TP टोटल वेट टाइम था तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली मैं कह सकता हूँ कि 13 TP टाइम कट गया है, 13 TT टाइम, इतने टाइम और यूज़ हुआ है, तो हमारा वेट टाइम कुछ इतना हो गया है। तो बेसिकली हमारा वेट टाइम कम हो रहा है यहाँ पे और यूटिलाइजेशन टाइम बढ़ रहा है, इसलिए हमारी इफिशियंसी इंक्रीज कर रही है। अच्छा, एक केस ये भी हो सकता है कि ये जितना भी वेट टाइम था, ये जो 2 TP था, हम इस पे भी फ्रेम ही भेजते रह गए। यानी जब ये लास्ट फ्रेम ये वाला पहुंचा है, जितने भी हमने n नंबर ऑफ फ्रेम्स भेजे हैं पहले के बाद, उसके बाद पहले की ACK आ गई है और उसके बाद अगेन कंटिन्यू फ्रेम भेजना हम चालू कर देंगे, मतलब हमें वेट करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें ACK रिसीव हो गई है, और ACK जस्ट रिसीव करने के पहले भी हमने लास्ट फ्रेम भेजा था अपना। तो बेसिकली 14 के केस में कुछ आई थी इफिशियंसी जो कि 41% थी। तो अगर हम 14 की जगह और ज़्यादा फ्रेम भेजते जाए तो इफिशियंसी एक टाइम पे 100% आ जाएगी। यानी सेंडर कभी वेट करेगा ही नहीं, वो कॉन्टिन्यूसली फ्रेम भेजता रहेगा। तो ये सिचुएशन कब होगी, ये निकालते हैं। मेरा हम लोग का थर्ड क्वेश्चन यही तो था कि 100% इफिशियंसी के लिए निकालो कितना टाइम, कितने फ्रेम्स रिक्वायर्ड होंगे। तो हमें ये तो पता है एक फ्रेम भेजने के लिए TT टाइम लगता है हमें, ठीक। और हमें कितने फ्रेम भेजने हैं, मतलब टोटल टाइम, कितने टोटल टाइम हम फ्रेम भेजते रहे, हमें कोई वेट ना है। तो TT तो हो गया पहले फ्रेम का, प्लस हम कितना टाइम वेट करते थे, 2 TP ही तो वेट करते थे ना, 2 TP। तो अगर हम 2 TP टाइम और भेजना चालू कर दें फ्रेम्स को, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व है, मतलब कभी वेट करे नहीं। तो टोटल टाइम यानी इस टोटल टाइम हमें फ्रेम भेजते रहना है, और एक फ्रेम भेजने का टाइम कितना है, एक है। तो अगर जो टोटल टाइम है, जितने टाइम हमने फ्रेम भेजा है, और एक फ्रेम भेजने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड, अगर इसको हम डिवाइड करें तो हमें क्या नंबर ऑफ फ्रेम्स मिल जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ फ्रेम्स रिक्वायर्ड फॉर 100% इफिशियंसी, ठीक। तो TT प्लस 2 TP अपॉन TT, ठीक। अगर मैं वहां की वैल्यूज पुट कर दूं, जो ट्रांसमिशन टाइम था 1 मिलीसेकेंड, TP था 10 मिलीसेकेंड, ठीक, और ट्रांसमिशन टाइम 1 मिलीसेकेंड, तो ये बेसिकली 21 पैकेट्स निकल के आ गया, ठीक। यानी अगर मैं 21 पैकेट्स भेजूं कॉन्टिन्यूसली तो हमें कभी वेट करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक। इसे आप पैकेट्स कह लो चाहे फ्रेम कह लो, ठीक। और इनका साइज यहाँ क्वेश्चन में कितना गिवन था, 1000 बिट्स गिवन था। यानी एक पैकेट कह लो, आप फ्रेम कर लो, ठीक है, वो 1000 बिट्स का है इस सिचुएशन में। अच्छा, इस चीज़ को चलिए वेरीफाई भी कर लेते हैं, इफिशियंसी वापस निकालते हैं। तो 21 इंटू TT अपॉन 21 TT प्लस 2 TP, ये मैंने कैसे लिख दिया, हम इतने पैकेट्स भेज रहे हैं ना, तो यूजफुल टाइम कितना हो गया, एक फ्रेम का TT है, इतने पैकेट भेज रहे हैं तो मल्टीप्लाई मैंने कर दिया यूजफुल टाइम में, और सेम फिर टोटल टाइम। तो 21 मल्टीप्लाइड बाई 1, 21 प्लस 2, अच्छा मैंने फॉर्मूला तो लिख दिया, बट एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है। पहले की जो सिचुएशन थी हमारी, अगर मैं ग्राफिकली बताऊं, तो कुछ TT टाइम के लिए मैं सिर्फ मैसेज ट्रांसमिट करता था, ठीक है, और उसके बाद 2 TP टाइम हमारा वेट हो जाता था, ठीक है, इतनी देर हमें वेट करनी होती थी ACK की, ठीक है। तब हम जब टोटल टाइम लिखते थे इसीलिए TT प्लस ये 2 TP लिख लेते थे। बट अगर मैं अभी का केस देखूं, जो अभी का केस हमने बना दिया, जब मैं 21 फ्रेम्स भेजते चला जा रहा हूं, तो ऐसे मैं कंटिन्यू भेजते जा रहा हूं फ्रेम, ठीक है, और जैसे मैं फ्रेम भेज के खत्म किया 21वां, तुरंत मेरे पास ACK आ गई पहले फ्रेम की, जो मैंने पहला फ्रेम भेजा था, और ये 21वां फ्रेम है। तो कोई वेट टाइम मेरा तो हुआ ही नहीं यहाँ पे। इसके हिसाब से देखो, अगर मैं टोटल टाइम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, इनिशियल से लेके फाइनल तक, तो मेरा वेट टाइम कोई नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले में मुझे टोटल टाइम में 2 TP ऐड करने की नीड थोड़ी है,
क्योंकि ऐसे देखो, जैसे ही वहां पे क्या था, लास्ट पैकेट, जो पहला पैकेट ही लास्ट होता था, या जो भी nth पैकेट था जितने भी तुमने भेजे, उसके बाद ये टाइम तुम वेट करते थे बैठ के। ठीक, यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है, तो हमें यहाँ पे टीपी लिखने की नीड ही नहीं है। क्योंकि अब देखो ना, मतलब अगर मैंने ऐसे ढेर सारे पैकेट भेजे और उस पैकेट के बाद तुरंत ऐसी कि मुझे रिसीव हो गई है, तो कौन सा मैंने टीपी टाइम वेट किया। तो अगर मैं टोटल टाइम देखूं, यहाँ पे क्या होता था, साइकिल टाइम ही मेरा 21 इंटू टी है। और अगर मैं टोटल टाइम देखूं, यहाँ पे टोटल टाइम, तो वो भी मेरा 21 टी ही तो है, कोई मेरा वेट थोड़ी है। क्योंकि जैसे 21 टी खत्म हुआ, तुरंत ही एसी के आ गई है। ठीक है, तो 21 टी इंटू 21 टी, तो ये हमेशा 1 आ जाता है 100% इफिशियंसी का। ठीक है, तो जब भी हमारे पास इफिशियंसी 100% हो रही होगी, तो हमें टीपी नहीं ऐड करना होगा फॉर्मूले में। सो आंसर नंबर 3 से हमें ये पता चल गया है कि मैं 21 पैकेट भेजूंगा। ठीक है, अच्छा, अब 21 पैकेट की वैल्यू थी क्या, मतलब कितने टाइम मुझे भेजने पड़े थे कि टी टी प्लस 2 TP हुआ था। ठीक है, और टी टी प्लस 2 TP को हम लिखते क्या है, 1+2a भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ पता चल रही, अगर मेरी इफिशियंसी 100% है, इस केस में जो हम नंबर ऑफ पैकेट्स भेजने वाले हैं, उसकी वैल्यू 1+2a आएगी हमेशा। और इससे एक लिमिट भी हमें पता चल जाती है कि हम इससे ज़्यादा पैकेट कभी भेज ही नहीं सकते हैं बिफोर रिसीविंग फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट। तो ये मेरी मैक्स लिमिट होती है यहाँ पे। इससे ऊपर आप पैकेट कभी नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि इससे आप ऊपर पैकेट भेजने की कोशिश करेंगे तो उस पैकेट को भेजने से पहले एक एसी की आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो एक्चुअल रिजल्ट एक तरीके से मतलब लर्निंग मिल रही है कि जो हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेट्स आप भेज सकते हो किसी भी चैनल में जिससे पहले फर्स्ट एसी की आ जाए, तो वो 1+2a होता है। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिखूँ, इफिशियंसी का फॉर्मूला होता था 1/1+2a। ठीक है, तो अगर मैं इफिशियंसी को 1 करना चाहूँ तो बेसिकली 1+2a ही तो होगा। ठीक, यहाँ पे ऊपर भी 1+2a आ जाए, 1+2a नंबर ऑफ पैकेट्स अगर मैं कर दूँ, ये क्या होता था, टोटल टाइम, ये यूजफुल टाइम, अगर ये भी 1+2a हो जाए तो हमारा इफिशियंसी 1 आ जाती है। तो वही 1+2a मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक, और दूसरी एक चीज़ और यहाँ पे सीखने की मिलती है, आपने कह तो दिया कि 1+2a मैक्सिमम पैकेट हम भेज सकते हैं, बट इन पैकेट्स को हमें सीक्वेंस भी तो देना होगा, कोई सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करना होगा। तो जो हमारी सीक्वेंस नंबर की फील्ड है जो कि m बिट की है, वो कैपेबल भी तो होनी चाहिए कि 1+2a को भेज पाए, 1+2a पैकेट्स को सीक्वेंस कर पाए। तो दो चीज़ें आती हैं, अगर मैं कहूँ कितने मैक्सिमम पैकेट आप भेज सकते हो कभी, तो क्या आप बोलेंगे, मिनिमम ऑफ 1+2a, क्योंकि इतनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी, कॉमा 2 की पावर m। 2 की पावर m क्या, यहाँ पे m वो नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल है जिनसे आप सीक्वेंस नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मान के चलिए कि m इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, m इक्वल्स टू 2 है, तो 2 की पावर 2 4, यानी कि 4 पैकेट्स ही मैक्सिमम आप भेज पाएंगे। क्योंकि अगर इसके ऊपर आप भले ही आपके पास 1+2a की अवेलेबिलिटी है, बट 5th पैकेट को आप सीक्वेंस नंबर कैसे प्रोवाइड करेंगे बिना डुप्लीकेसी किए, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से हमें सीखने मिल रहा है कि मिनिमम ऑफ 1+2a, 2 की पावर m होना चाहिए। अब जो फोर्थ क्वेश्चन था कि जो 100% इफिशियंसी थी, जिस केस में हमने 21 फ्रेम भेजे, तो इसके लिए हमें कितने बिट की फील्ड रिक्वायर्ड होगी, वो बेसिकली यही है, m क्या होगा हमारा। क्योंकि अगर m बिट की सीक्वेंस नंबर की फील्ड है, तो 2 की पावर m नंबर ऑफ हम पैकेट्स को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 के लिए हम निकालेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ बिट्स इक्वल्स टू सीलिंग फंक्शन log ऑफ बेस 2 अपॉन ये 21, यहाँ पे 21 है तो मैंने 21 पुट कर दिया। ठीक, जो कि यहाँ पे 5 बिट्स आएगा, बेसिकली 2 की पावर 5, इतनी बिट्स हम यहाँ पे प्रेजेंट कर पाएंगे। और मिनिमम 5 बिट्स चाहिए ताकि हम इतनों को सीक्वेंस कर पाएँ। ठीक, इसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तब भी आ जाएगा। तो हमारी की लर्निंग्स क्या थी, एक तो ये थी कि जब भी हम नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ाएंगे तो हमारी इफिशियंसी, अगर मैं कहूँ कि जो नंबर ऑफ पैकेट्स हैं जो कि सेंड कर रहे हो आप बिफोर रिसीविंग एसी के, वो इंक्रीज करोगे तो आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी। अगर आप 1+2a नंबर ऑफ पैकेट्स भेज देते हो, ठीक है, तो जो हमारी इफिशियंसी होगी वो 100% हो जाएगी। ठीक, और जो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं हमें सिक्वेंसिंग के लिए, ठीक, उसका फॉर्मूला हमने देख लिया, log बेस 2 21, यहाँ पे x जो भी नंबर बिट्स हमें निकालनी है, मतलब जितने भी हमारे पास वो हैं पैकेट नंबर है, और सीलिंग फंक्शन। ठीक, अब 4 चीज़ थी, हम कितने मैक्सिमम पैकेट भेज सकते हैं, वो हमेशा होगा मिनिमम ऑफ 1+2a, 2 की पावर m, क्योंकि इतनी मेरी मैक्स लिमिट है 100% इफिशियंसी पे। बट इतने भेज तभी पाओगे जब हमारे पास
ये जो अमाउंट है ये इसके इक्वल आ जाए। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तब तो इनमें से कोई भी पिक कर लो, बात बराबर है। पर अगर 1+2a ज़्यादा हो जाता है, भले ही ज़्यादा हो जाए, हमारे पास 100 पैकेट्स की अवेलेबिलिटी है, अगर 1+2a निकल के 100 आ रहा है, मेरे पास 100 पैकेट भेज सकता हूँ, बट मेरे पास सीक्वेंस करने की कैपेबिलिटी 45 की ही है, तो ऑब्वियसली हम 100 पैकेट्स नहीं भेज सकते एक बार में। और सेकंड केस ये कि अगर हमारा 1+2a मान लो 40 पैकेट्स है, भले ही हमारी सीक्वेंस कैपेबिलिटी 100 हो, पर जब हम भेज ही 100% इफिशियंसी पे 40 पैकेट सकते हैं, तो 100 भेजने का तो कोई मतलब ही नहीं बचता, क्योंकि जैसे ही आप 41 भेजने वाले होगे उसके पहले ACK आ जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के ऊपर स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल समझेंगे, तब इन चीज़ों की और डिटेल में हम समझेंगे कि इनका मीनिंग क्या था स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में।